नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य के इस इतिहास के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और जैसा कि हमने इससे ठीक पहले हमने पढ़ा था इतिहास लेखन की परंपरा के पश्चात अपभ्रंश साहित्य से, और अपभ्रंश साहित्य को हमने इसलिए पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल यद्यपि अपभ्रंश साहित्य में लिखा हुआ जितना भी साहित्य है उसको हिंदी साहित्य में इसलिए स्थान देना उन्होंने उचित समझा कि अपभ्रंश से कौन कौन सी परंपराएं जो है वो अपने हिंदी साहित्य में आई। तो आज हम उनको पढ़ेंगे कि अपभ्रंश साहित्य, और आपको याद होगा अपभ्रंश साहित्य में हमने पढ़ा था, एक बार केवल एक लाइन लिख करके मैं आपको बता दूं, अपभ्रंश साहित्य में हमने यह पढ़ा था कि अब जो जीरा आधा पूस है और जो जीरा जिस जीरे में आधा पूस होगा वही तो खराब होगा, और अपभ्रंश का अर्थ ही बिगड़ा हुआ होता है। तो जो जीरा आधा पूस है, यहां से हमने पढ़ा था जो इंदु, जिनदत सूरी, राम सिंह, अब्दुल रहमान, धनपाल, पुष्पदन, स्वयंभू और हेमचंद्र, ये था अपभ्रंश साहित्य। आगे हम पढ़ेंगे अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, उसके बाद में, क्योंकि हमारे तय यही हुआ था कि उसके बाद में पढ़ेंगे अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, अपभ्रंश प्रभावी या फिर प्रभावित हिंदी रचनाएं, और उसके बाद में पढ़ेंगे विशुद्ध हिंदी रचनाएं। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं कौन सी है, तो उसके लिए आप देखें श्री, जो हिंदी का नाम आया, श्री नाम आ गया, तो श्री वह, फिर एक शब्द मैंने लिखा वह, श्री वह सीना उभरा। अब आप देखें श्री वह सीना उभरा, तो यहां श्री का अर्थ श्रावकाचार, ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। हिंदी तो है, ऐसा नहीं है कि श्रावकाचार हिंदी की रचना नहीं है। अरे श्रावकाचार तो हिंदी की प्रथम रचना है जो श्री से प्रारंभ होती है, लिखने वाले साक्षात देव, और देव 33 कोटि होते हैं, इसका 933। फिर इसके बाद में भाई वर्ण रत्नाकर, ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, अपभ्रंश का प्रभाव है लेकिन हिंदी की है। फिर है फॉर हमीर रासो, फिर सी का अर्थ संपूर्ण सिद्ध साहित्य, जितना भी सिद्ध साहित्य है। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, आपको लगता होगा भाई थोड़ा तरीके से लिख देते, तो आगे है तरीके से लिखा हुआ, यहां केवल समझना है। संपूर्ण नाथ साहित्य, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास और राउलवेल, ये वाली रचनाएं अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। आगे बात समझ में। अब अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाओं में ये रही श्री वह सीना उभरा। अब श्री वह सीना उभरा से तात्पर्य श्रावकाचार जो देवसेन की लिखी हुई है, वर्ण रत्नाकर वैकार्थ, फिर हैकार्थ हमीर रासो नंबर 3 पर जो लिखी हुई है, फिर है सिद्ध साहित्य, संपूर्ण जितना भी सिद्धों का साहित्य, नाथ साहित्य, फिर उभरा से ऊ से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, और कौन सी बच गई, राफ और राउलवेल। 8 नंबर पर जो हम लिखेंगे वो इसमें लिखी हुई नहीं है भाई, तो उसको अपन लिख लेते हैं, वो है राउलवेल। ये एक रचना हर बार आता है, इसमें से प्रश्न राउलवेल में से क्या आता है अभी मैं बताता हूं आपको। अब देखो श्री व सीना उभरा से 8 तो ये रचनाएं हो गई। अब देखो इनको, इस रचना को हम पहले पढ़ चुके हैं कि श्री से प्रारंभ होने वाली हिंदी की वो रचना जिसको लिखने वाले साक्षात देव, और देव 33 होते हैं इसलिए 933 ईस्वी, और प्रथम हिंदी ग्रंथ, ये पहला हिंदी का ग्रंथ है। वर्णों की ज्योति, वर्णों की क्या होती है भाई, ज्योति होती है, वर्णों की ज्योति। और वर्णों की जो ज्योति है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हिंदी की, अगर नहीं पढ़ा तो अब देख लें, हिंदी की प्रथम गद्य रचना जो गद्य में लिखी है,
गद्य वर्णों से ही प्रारंभ होता है, पहले वर्ण फिर उससे शब्द बनते हैं और उससे वाक्य बनते हैं और गद्य बन गया। तो ये प्रथम गद्य रचना है। प्रथम गद्य रचना है ये। अब इनको वापस पढ़ेंगे अपन आगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देवसेन एक जैन कवि थे और जैन साहित्य में जब भी पढ़ेंगे तो देवसेन पढ़ेंगे, तो उस रूप में पुनः पढ़ेंगे आगे अपन इनको। लेकिन यहां केवल ये पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। वर्ण रत्नाकर एक व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण प्रारंभ कहां से होगी? सबसे पहले वर्ण विचारित पढ़ोगे तो याद रखना है वर्ण रत्नाकर व्याकरण ग्रंथ है और मैथिली हिंदी में लिखा हुआ है। कौन सी हिंदी में? मैथिली हिंदी में। हमीर रासो, इसको रासो साहित्य के साथ पढ़ेंगे वापस। लेकिन यहां ये इस रूप में तो जाने कि यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, इस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। किसकी लिखी हुई है? सारंगधर की। वर्णों की ज्योति याद रखना है। हमीर रासो, इसकी ट्रिक की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जीके में खूब पढ़ते हो हमीर रासो सारंगधर। संपूर्ण सिद्ध साहित्य, अब संपूर्ण सिद्ध साहित्य को अपन पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के साथ। संपूर्ण नाथ साहित्य जो सिद्धों से ही निकला था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्रकरण किसका नहीं बनता? अरे छोटा मोटा आदमी तो अगर किसी को गाली गलौच कर दे, हल्का बोल जाए तो उस पर केस हो जाता, प्रकरण बन गया साहब। लेकिन जिसके पास दाम होते हैं ना, दामों वाले व्यक्ति का कभी प्रकरण नहीं बनता। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि, दामोदर व्यास जिसके पास दाम होते हैं उसका प्रकरण नहीं बनता। भरत की साली, ये मैंने आपको बताया था, और उसका नाम था मुन्नी। भरत की साली का नाम क्या था? उसका नाम था मुन्नी, अर्थात भरतेश्वर बाहुबली राज सालीभद्र सूरी की लिखी हुई रचना और प्रथम जैन रास मानने वाले मुनि जिन विजय। तो यहां मैं इस तरह से लिख देता हूं, आगे पढ़ेंगे आप वापस इनको फिर भी। भरत की शाली, नाम उसका मुन्नी, नाम मुन्नी, मुन्नी का अर्थ मुनि जिन विजय। तो भरत की शाली नाम मुन्नी। आगे देखें, ये था भाई, हां, राउलवेल, राउलवेल रोडा कवि, राउलवेल रोडा कवि। अब इसमें से प्रश्न क्या आता है वो देखो। राउलवेल, आगे पढ़ेंगे अपन राउलवेल को। राउलवेल को लिखा रोडा कवि ने। वेल का अर्थ क्या? आपने एक रचना पढ़ी होगी, वेली कृष्ण रुक्मणी री बाता री फुलवारी, फुलवारी री बाता। रचना कैसे भी हो सकती है, तो बात, वार्ता या वेल, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। राहुल इसमें नायिका थी। नायक कौन है पता ही नहीं, नायक का नाम नहीं लिखा, कुमार नाम से है उसमें, तो वेल नायक का नाम नहीं है। यही बस प्रश्न पूछा जाता है कि राहुल वेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन संगत है या कौन सा गलत है। तो उसमें वो लिखेगा राहुल नायिका है, इसमें एक सेंटेंस लिखेगा वेल इसमें नायक है, एक लिखेगा ये प्रथम चंपू रचना है जो गद्य और पद्य दोनों में होती है, कौन सा गलत वाक्य है। तो कुछ और कर देते हैं, लोगों को लगता है वेल तो इसमें नायक होगा ही होगा, नहीं। तो आगे देखें, ये आगे आ गया ना, राहुल रोडा कवि, प्रथम शिलांकित रचना, प्रथम नक्षिक की रचना, जिसमें नक्षिक वर्णन नक्श से लेकर के शिखा तक। नक्षिक का मतलब ये होता है भाई कि छोटे से छोटे अंग से लेकर के छोटी से छोटी सुंदरता से लेकर के बड़ी से बड़ी दिखने वाली सुंदरता का वर्णन करना नक्षिक वर्णन कहलाता है। इन सभी रचनाओं को आगे किसी न किसी रूप में पढ़ेंगे। यहां केवल इतना सा जानना है कि हिंदी में जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं वो ये वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम शुद्ध रूप से हिंदी की रचनाओं के साथ साथ इन रचनाओं को भी पढ़ेंगे और आदिकाल को, हिंदी में आदिकाल को सच्चे अर्थों में अब पढ़ना शुरू करेंगे। अब तक हम पढ़ रहे थे हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल से पूर्व कौन कौन सा बेस हमारे पास होना चाहिए, उन सब बातों को पढ़ रहे थे। और
एक आदिकाल को शुरू करने से पहले जो छोटी सी बात रह गई वो ये है कि कुछ 10, 15, 20 सेंटेंस ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिनका एक मैंने संकलन करके यहां रखा है कि पहला जब भी पूछ ले कि ऐसा पहला कौन सा, पहली रचना कौन सी, क्योंकि कई बार दिमाग में आता है कि सर आप बीच बीच में बताते हो पहला कौन सा, तो इनको एक साथ क्यों नहीं लिख देते। तो वो एक साथ लिख करके यहाँ बताए हुए हैं, अभी पढ़ेंगे, बीच बीच में पढ़ेंगे, लास्ट में फिर पढ़ेंगे इनको। उनमें से कुछ बातें सुनी सुनी लगेगी, कुछ बातें आपको सुनी सुनी लगेगी। सुनी सुनी का मतलब साहब सुनने से हो गए, अभी तो ये चीजें आई नहीं, तो वो अब आएगी। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ऐसे। ये देखो एक लाइन तो यहां नीचे लिखी, साहित्य में प्रथम, क्या पढ़ेंगे? साहित्य में प्रथम जैन रास प्रथम ग्रंथ, प्रथम जैन रास ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी का लिखा हुआ है, खंड काव्य है। और मानने वाले कौन? मुनि जिन वजह, क्योंकि भरत की साली मुन्नी। आगे पढ़े, आदिकालीन साहित्य का प्रथम गद्य, तो आदिकालीन साहित्य का प्रथम गद्य यदि पूछ लिया जाए, देखो वो तो काव्य था, खंड काव्य था, अब क्या आ गया? गद्य। गद्य आ जाए तो कुवलय माला, जो उद्योतन सूरी का लिखा हुआ है। गद्य जो ही नाम आया, कुवलय माला, उद्योतन सूरी। सबसे प्राचीन फागु, ये फागु क्या होता है? 4 शैलियां थी जैन साहित्य लिखने की, आफाचरा, आचार, फागु, चरित और रास, ये 4 थी। तो फागु भी लिखे जाते थे, जिनको जैन साहित्य में हम पढ़ेंगे। और फागु क्या होता है भाई? ये फागु को उस समय हम जानेंगे। फागु क्या होता है? जिनदत्त सूरी का लिखा हुआ फागु जो है वो सबसे प्राचीन फागु माना जाता है। भारतीय भाषा रचित प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी की रचना कौन सी है? संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान की लिखी हुई है। और इस रचना को हालांकि आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने इतना सा जाना था, अब्दुल्ला हजारी, अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और अब्दुल रहमान का लिखा हुआ संदेश रासक, और संदेश रासक में हमने ये बात क्या जानी थी? विक्रमपुर की वियोगनी का संदेश। डिटेल से आगे पढ़ेंगे अपन। अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास परंपरा काव्य, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी। यदि अपभ्रंश प्रभावी जो ही नाम आता है तो जिनदत्त सूरी, और यदि जैन रास प्रथम ग्रंथ आता है तो भरतेश्वर बाहुबली रास। इसी पर तो बाहुबली फिल्म बनी हुई है, जो 2 फिल्में बनी हुई, बाहुबली है ना, राजमाता शिवगामी, मूर्ख माता, ऐसा उसका पति वो कहता है ना कि मूर्ख माता आ गया। तो बाहुबली जो फिल्म बनी हुई वो इसी से बनी हुई है। और आपको भरतेश्वर बाहुबली रास की यदि कथा जाननी हो थोड़ी बहुत भी, तो इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा कि भरत बाहुबली 100 भाई थे। ऋषभ जिनेश्वर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनके ये पुत्र थे। तो जैन नाम आते ही उससे क्या कथा से, वो जो मैं बता रहा हूं ना आपको, वो वीडियो देखा हुआ रहेगा, तो ये दिमाग में रहेगा कि ये जैन थे। तो जैन नाम आते तो भरतेश्वर बाहुबली रास, और जैन नाम नहीं आए केवल अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास तो उपदेश रसायन रास, जिनको भी आप उपदेश दो रास आता है। और यदि केवल ये आ जाए कि आदिकालीन साहित्य का प्रथम गद्य तो कुवलय माला का उद्योतन सूरी। तीनों में अंतर समझ में आ गई बात। प्रथम चंपू, चंपू बोलते हैं गद्य और पद्य, जो दोनों में लिखा हुआ। राहुल वेल रोडा कवि, राहुल वेल गद्य पद्य का मेल यानी चंपू। बंबई की मेल अर्थात बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में ये सुरक्षित है। शिलाओं पर खेल, ये प्रथम शिलांकित रचना जो शिलाओं पर लिखी गई है, उत्कीर्ण की गई है। 7 बोलियों का मेल, 7 बोलियों के शब्द है इसमें, आगे पढ़ेंगे इसमें। प्रथम हिंदी ग्रंथ श्रावकाचार्य देवसेन का, यह आगे आ चुका पहले। प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। और आपको पता हो तो जो मुल्ला जी है वो चांद देखे बिना खाना नहीं खाते। मुल्ला जी जो है ना चांद देखे बिना, यानी चंदायन इनकी रचना है। तो प्रथम सूफी कवि तो मुल्ला दाऊद और प्रथम सूफी रचना चंदायन। ये देखो प्रथम सूफी काव्य चंदायन मुल्ला दाऊद।
भाई रोजा तभी खोलते हैं चांद देख करके। तो मुल्ला दाऊद का चंदायन, जिसको हम भक्ति काल में पढ़ेंगे, लेकिन अब भी थोड़ा सा गीत गाया हुआ रहेगा ना, तो उस समय बहुत अच्छा लगेगा। अभी का बीज डाला हुआ उस समय पौधा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ सुने सुने से लग रहे हैं, ये सुने सुने नहीं लगेंगे, है ना, सुने सुने लगेंगे। फिर प्रथम प्रेमाख्यान हंसावली, जो साहित्य की, हंसा कैसे ऐसे ही, तो हंसावली किसकी लिखी है, असाहित्य की। ये प्रथम प्रेमाख्यान। प्रथम ऐतिहासिक रास, ऐसा रास जो इतिहास में किसी घटना का बोध कराता है। पंच पांडव चरित, पांडवों वाली बात ऐतिहासिक नहीं है क्या, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, और पंच पांडव चरित्र में यही लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने के पश्चात पांडवों को विरक्ति हुई और अहिंसा का मार्ग अपनाया, जो जैन धर्म का सबसे प्रमुख हथियार है, अहिंसा। और ये सभी लोग जैन बन गए। इसलिए पंच पांडव चरित्र में इनके अहिंसात्मक, पांडवों के अहिंसात्मक जीवन का वर्णन है। और ये किसकी लिखी हुई है, सालिभद्र सूर्य की, वही भरत की साली, पांडवों की साली, ऐसे याद रख लो, भरत की भी साली, पांडवों की भी साली। तो सालिभद्र सूरी, पंच पांडव चरित्र भी सालिभद्र सूरी का लिखा हुआ। तो ऐतिहासिक जो रास है वो भी शालिभद्र सूरी का पंच पांडव। प्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो, नरपति नाले, बेटा 20 दिन हो गए अब तो नाले, अर्थात नरपति नाले। और जब बेटा नया, पहले तो वो नहाता नहीं था, जब वो नया उसको अच्छा लगा, अब उसने डिसाइड किया मैं तो पूरे 12 महीने नहाऊंगा, पूरे 12 महीने नहाऊंगा। और जब 12 महीने वो नया ने, तो 12 मासा वर्णन और 1212 संवत 1212 यानी 1155 ईस्वी में ये लिखा हुआ है। तो 1212 1155 ईस्वी, 1212 संवत में। अभ्रंश का वेद व्यास, ये पहले पढ़ चुके हैं कि मैंने तो बहुत पुष्प चढ़ाए, फिर भी महाणे जस कोनी, जोधपुर की भाषा में जो बोलते हैं, महाणे 3 रचनाएं इनकी, महापुराण, अढ़ाई कुबार चरियु और जसहर चरियु, ये इनकी 3 रचनाएं। इनके भभूति हो गई थी शरीर पर, तो उन्होंने पुष्प शिव जी को चढ़ाए। शिव सिंह सेंगर इनको प्रथम कवि मानते हैं। और बताया किसने, ये विधि किसने बताई, ये वेद जी ने बताई, तो वेद व्यास कहा जाता है इनको। भभूति का मतलब बहुभूति, इनको बहुभूति भी कहा जाता है, अभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, यही मिक्स होता है, ध्यान रखना। तो स्वयं के बाल कैसे होने चाहिए भाई, काले होने चाहिए, अर्थात स्वयंभू अभ्रंश के वाल्मीकि और कालिदास कहलाते हैं। तो अभ्रंश का वाल्मीकि तो यही है। वाल्मीकि में थोड़ा देख लेना, वाल्मीकि शब्द ऐसे लिखा जाता है भाई, वाल्मीकि, मी बड़ा की छोटा, वाल्मीकि शब्द में ई प्रत्यय लगने से शब्द बना वाल्मीकि। राम भक्ति साहित्य प्रथम रचना, आगे पढ़ेंगे अपन, राम रक्षा स्तोत्र रामानंद का। रामानंद, द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये वही रामानंद है जो उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे। दक्षिण भारत में जिस भक्ति को विकसने का अवसर मिला और वहां पर ये भक्ति जो है जो विकसित हुई, उसके बाद में उत्तर भारत में लेकर के आए थे रामानंद। सगुण और निर्गुण दोनों तरह के कवि माने जाते हैं, दोनों में अध्ययन इनका होता है। और जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। 2 तो रहते हैं सगुण के, एक निर्गुणकार, एक रामानंद और रहते हैं। और रामानंद को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, क्योंकि रामानंद कहीं ना कहीं निर्गुण में पड़ा हुआ रहता है। 2 निर्गुण के रहते हैं, एक सगुण का रहता है, रामानंद डाल दिया। अब लोगों का सगुण में पड़ा हुआ रामानंद, सगुण रामानंद उत्तर करके आ जाते हैं, पूछते हैं कौन सा सगुण है इनमें से। तो उस समय ये ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में रामानंद को सगुण और निर्गुण दोनों में गिना जाता है। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद, जिन्होंने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, अरे मौलिक नाटक पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ का मौलिक नाटक, जो अपने मन से लिखा हुआ हो, किसी तरह का अनुवाद नहीं किया गया हो, मौलिक नाटक।
तो इस तरह से किसी टेक्निकल इश्यू के कारण से ये एक बार का इस तरह से बंद हो गया, आप चिंता न करें, अभी इसको वापस चलाते हैं। तो अभी हम जिस बात को हम कर रहे थे वो बात ये थी कि रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों तरह के कवि थे, और दोनों तरह के कवि इसलिए जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है आवश्यकता अनुसार इनको सगुण या निर्गुण में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टेक्निकल इश्यू जिसके कारण से यूं माने कि पीडीएफ जो है वो वापस लोड हो रही है, तब तक के आप लोग जो है वो दो चार बातें सुने। अब इसके बाद में ये पढ़ेंगे जो कि ब्रज भाषा का आरंभिक जो रूप है, ब्रज भाषा का आरंभिक रूप किन की रचनाओं में मिलता है? तो मिलता है गोरखनाथ की रचनाओं में। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर आकर के कर दो पहले। गोरखनाथ की आरंभिक रचनाओं में ब्रजभाषा का रूप मिलता है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे श्री वह सीना उभरा अर्थात अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, और इससे पूर्व तो हम वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां हम चल रहे थे। अब वो इश्यू दूर हो गया भाई। हम देखो यहां थे हिंदी ब्रज भाषा गद्य का, हिंदी ब्रज भाषा गद्य का रूप हिंदी, थोड़ा एक बार वापस रुकना पड़ेगा भाई आपको। तो हिंदी ब्रज भाषा का जो आरंभिक रूप है वो गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है। एक मिनट भाई, ये क्रॉस कर दिया, ये दूर नहीं हो रहा है यहां से, है? हाँ हाँ ठीक है भाई, रुकावट के लिए थोड़ा सा खेद। और वापस हम लौटते हैं वहीं पर, उसी जगह पर। हाँ भाई, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के लिए आप सभी से खेद। हिंदी ब्रज भाषा का, हिंदी ब्रज भाषा का गद्य का प्राचीनतम रूप गोरखनाथ की रचनाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट, खूब आता है भाई ये प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बीच में पानी पीने का अवसर मिल गया होगा, तो अब वापस आगे बढ़ते हैं। और आदिकाल के एकमात्र कवि जिन्होंने मैथिली भाषा में लिखा, विद्यापति ने, इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा पदावली, जो आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना है। और देसल बहिना सब जन मिठा, ऐसा लिख बोलने वाले कहने वाले विद्यापति, जिनको देश भाषा सभी को मीठी होती है, देसी वाणी, देसी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, अपनी क्षेत्रीय मातृभाषा। भारतीय बोलियों के संबंध में अमीर खुसरो ने अपनी रचना नूह शिपर, नाम ही नूह, नए नए नूह शिपर में बहुत विस्तार से लिखा है। किनके बारे में? भारतीय बोलियों के बारे में नए नए शब्द लिखे हैं, नए नए शब्द, और 7 बोलियों के शब्द, 7 बोलियों के शब्द है। तो ये बात जो है वो आपको याद होनी चाहिए। खड़ी बोली प्रथम कवि, सारा जगत जानता है अमीर खुसरो। क्यों लिखा इन्होंने खड़ी बोली में? वरना फारसी में लिखने वाले थे, अवधी में लिखने वाले थे, ख ख, इसलिए उन्होंने सोचा खड़ी में खुश रहे हैं अपन तो खड़ी बोली प्रथम कवि अमीर खुसरो।
खड़ी बोली प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक, जिनको अपन पढ़ेंगे आधुनिक काल में। खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि जो नाम आता है श्रीधर पाठक। इन्होंने केवल खड़ी बोली के कुछ शब्दों का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने, पूरी तरह से खड़ी बोली नहीं थी। तो खड़ी बोली की प्रथम समर्थ श्रीधर पाठक, जिन्होंने द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के संपादन से पहले खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। द्विवेदी युग से भी पूर्व खड़ी बोली में रचना करने वाले श्रीधर पाठक। श्रीधर की खड़ी बोली प्रथम रचना कौन सी है भाई? गुणवंत हेमंत। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए श्रीधर की खड़ी बोली की प्रथम रचना गुणवंत हेमंत, प्रथम कवि श्रीधर पाठक, प्रथम रचना गुणवंत हेमंत, लेकिन खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना। गद्य में अगर आ जाए तो चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग शुक्ल के अनुसार, चंद छंद लेकर के गंगा में खड़े हो जाओ, थोड़े से चंद यानी थोड़े से छंद ले लो हाथों में और गंगा में खड़े हो जाओ, उद्धार हो जाएगा। तो चंद छंद, चंद का मतलब चंद छंद, और लेकर के कहां खड़े हो जाओ? खड़े कहां हो जाओ? गंगा में। ये आपस में कनेक्शन बन गया। खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना, चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य गंग, गद्य गंग, ऐसे भी याद रखना है, गद्य गंग। बाकी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो और समर्थ कवि श्रीधर पाठक। समर्थ वही बनेगा जो पढ़ेगा, श्रीधर पाठक ये प्रथम समर्थ कवि। नेक्स्ट, शुक्लानुसार खड़ी बोली प्रथम रचना। शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की प्रथम रचना एकांतवासी योगी किसकी है? श्रीधर पाठक की। लेकिन ये अनुदित है भाई, ये अनुवाद किया गया है। एकांतवासी योगी जो गोल्ड स्मिथ की एक रचना है द हर्मिट, उसका अनुवाद किया था। किया किसने? वही श्रीधर पाठक ने। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरियोद का। हरियोद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग, जिनका महाकाव्य प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम रचना कौन सी है? अभी तो पढ़ा था गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की, लेकिन प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। शुक्ल के अनुसार प्रथम खड़ी बोली की रचना एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की। खड़ी बोली का आरंभिक रूप कहां मिलता? इक्के दुक्के शब्द गोरखनाथ की रचनाओं में। और खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अब आगे और देखें, परिमार्जित। परिमार्जित का मतलब बिल्कुल शुद्ध, जहां कोई खोट नहीं कोई कमी नहीं, ऐसी परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम गद्य लेखक राम प्रसाद निरंजनी। निरंजन, यहां जाकर के निरंजन बिल्कुल परिमार्जन हुआ, तो परिमार्जित खड़ी बोली की रचना राम प्रसाद निरंजनी की। उत्तर भारत में खड़ी बोली में साहित्य सर्जन कौन सा है? गंग भाट की, वही चंद छंद वर्णन की महिमा। उत्तर भारत में पूछ ले, चाहे प्रश्न को उस तरह से घुमा करके पूछ ले, प्रथम गद्य रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा। दक्षिण भारत में खड़ी बोली साहित्य सर्जन करने वाले, खड़ी बोली कहां पर? दक्षिण भारत में मुल्ला वजही। दक्षिण भारत में अपने क्या मतलब भाई? बिना मतलब के, बिना वजह के, बिना वजह के मुल्ला वजही। दक्षिण भारत में अपने कोई मतलब नहीं, बिना वजह के मुल्ला वजही दक्षिण भारत में कर रहे थे। उत्तर भारत में करते तो एक अलग बात थी। विशुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ, जो किनकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। विशुद्ध कह दो और चाहे परिमार्जित कह दो एक ही बात है। तो परिमार्जित या विशुद्ध खड़ी बोली के प्रथम गद्य लेखक राम प्रसाद निरंजनी, और रचना भाषा योग वशिष्ठ, जिसकी भाषा बिल्कुल कैसी है? विशुद्ध है। तो विशुद्ध खड़ी बोली की भाषा भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, ऐसे याद रखो। अब जो है यहां तक था भाई हमारा जो है वो आदिकाल को पढ़ने से पहले जो जो बातें हमें पता होनी चाहिए वो संपूर्ण बातें। अब हमें आदिकाल को शुरू करने के बिल्कुल जो है वो योग्य हैं कि आदिकाल को अब हम शुरू कर सकते हैं, जहां हमने सारे तथ्य पढ़ लिए, जहां इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ ली, जहां हमने फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास से लेकर के, और शिव सिंह सेंगर सहस्त्र कवि होते हुए, और फिर हमने
ये भी पढ़ा था कि स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, या 8 खंड अज्ञात कवि, कवि 5000, और यहां से लेकर के 900 वर्ष 1000 कवि की आप प्रवृत्ति आधारित रामचंद्र शुक्ल पर आते हुए इतिहास लेखन की परंपरा, फिर अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं, आदिकाल का नामकरण, और अब अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और ये तथ्य। यहां से यदि इन क्लास को आप सभी ने देखा है तो आप आदिकाल को पढ़ने के लिए तैयार हैं। मित्रों, हम आपसे केवल ये चाहते हैं कि आप इसे अधिकाधिक शेयर करें, और केवल और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप जितना शेयर करेंगे और जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा मामला, हमारा कारवां भी नहीं थमेगा, नहीं रुकेगा। यदि आप थक गए, रुक गए, यहीं रुक गई, ये आगे अगर शेयर नहीं हुआ तो हमें कहीं ना कहीं थकना पड़ता है फिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। आप अति शीघ्र शिक्षा विभाग में या इस हिंदी केबल पर कुछ न कुछ आगे बन सको, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।